नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र। उनमें हमने देखा है उस माटी की मूर्ति में रजिया, बलवंत सिंह और उसके बाद सरजू भैया, यह 3 रेखा चित्र देखे हैं। और अब हम आगे का यानी मंगर नामक जो रेखा चित्र है वह देखने जा रहे हैं। इसके ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बढ़ते हैं आज की रेखा चित्र मंगर की ओर। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज के हाथ से ही बैलों को भगाता मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। यानी मंगर जो है वह दिखने में एकदम हट्टा कट्टा एक गबरू है। और वह उसके कमर में भगवा रंग का वह कपड़ा, भगवा रंग, और कंधे पर हल्का हल्का में पैना देता था। और जो है बैलों की जो जोड़ी है वह आगे चलती थी और उसके पीछे वह बैलों को हाँकता हुआ, बैलों को मारता हुआ या बैलों को ले जाता हुआ दिखाई देता था। हर रोज़ जब से लेखक जानने लगा था, जब से लेखक होश में था, यानी जब जब से लेखक समझदार हुआ था, तब से यह उसका मंगर का जो है वह रूप देखता आ रहा था। लेखक को लगता था, हाँ, मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। यानी जो हल जो होता है, हल कंधे पर लेकर किसान चल जाते हैं, उसी प्रकार वह मंगर भी जाता था। तो उसके मंगर के कंधे पर कभी कभी लेखक को भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मिला है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके पैसे लोगों में प्राय देखा जाता है, उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे बच्चे भागते ही रहे हैं। और आज जब मंगर अशक्य चर्च जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छट्टियों से उसे छेड़कर भागते हैं। और जब वह छल्लाता उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते और मुँह चिढ़ाने लगते हैं। यानी जो मंगल जो है वो आप बूढ़ा हो चुका है। और वह जवानी में जब वह अच्छा था, धष्ट पुष्ट था, तब वो बहुत से बच्चों को वह कंधे पर लेकर जाता था, एक बच्चों को अच्छा लगता था। अब वह बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध हो चुका है। आप भी वही जो बच्चे वह बूढ़ा हो चुका है, एक जगह पर है, तो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, लकड़ियों से उसको कुछ चिढ़ाते ही, कुछ उसको गुस्सा आने के लिए, एक मजाक लेने के लिए बच्चे यह करते हैं। और वह जो वृद्ध जो मंगर है, वह भी उसकी जो लकड़ी है वह लकड़ी खोजता है और बच्चों को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, गालियाँ देता है। और फिर बच्चे मुंह से चिढ़ाने के लिए लगते हैं, ऐसे जीभ बाहर निकाल कर, ऐसे अन्य प्रकार से वह चिढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार वह मंगर को भी चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी विष बच्चों से उसकी विष तृष्णा क्यों हुई? शायद इसीलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ, वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा। यानी वह लेखक सोच रहे कि बच्चों से इसको वितृष्णा यानी घृणा कैसे उत्पन्न हुई, गुस्सा बच्चों के प्रति कैसे हुआ, क्योंकि उसका एक बच्चा था, वह बड़ा होने से पहले ही मर चुका था, तब से शायद। और जो उसकी एक बच्ची थी, सो सूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरिया दिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वहाँ पहुँचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी, यानी एक उसकी बच्ची थी लूली नामक, और वह जो बच्ची का उसने एक ऐसी बड़ी धूमधाम के साथ शादी की। और फिर शादी हो जाने के बाद फिर वह मुसीबत में, संकट में आ गया, तो वह बच्ची के घर गया। तो दामाद ने, उस बेटी के पति ने बेरुखी से
बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहाँ से ज़बरदस्ती भगा लाए। यानी उस बेरुखी दिखाई तो मंगर का जो स्वाभिमान था वह उसको रुकना नहीं दिया और वह लौट आया। मंगर का स्वाभिमान गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। यानी मंगल की स्वाभाविक स्वभाव में यह अच्छी विशेषता थी कि वह उसने किसी की बात मानी नहीं। किसी खूबी यानी मंगर का स्वभाव यह था, गरीबों में यानी गरीबी में भी स्वाभिमान है, गरीब रहने में ही स्वाभिमान है, जो मध्य वर्गीय परिवार है उसमें भी स्वाभिमान होता है, ऐसा उसका मानना था और होता ही है। मंगल ने किसी बात की बर्दाश्त नहीं की। यानी मंगल के प्रति कोई कुछ कहता है तो मंगल भी उसको तुरंत जवाब देता था। वह किसी की बात सुनता नहीं था, तुरंत उसको गुस्सा आ जाता था और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से नहीं माना, लेकिन वह किसी और को भी वह बड़ा नहीं मानता था, वह खुद को ही बड़ा मानता था। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था। यानी मंगर जो है वह लेखक के पिताजी की इज्जत करता था, अदब यानी इज्जत करता था, वह उनकी बात मानता था, सुनता था, क्योंकि वह सुना है कि मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था। यानी मेरे लेखक के बाबूजी को वह बहुत चाहते थे, प्यार स्नेह दिखाते थे, दुलारते थे, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चाचाओं को तो उनसे उससे हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा है। लेकिन वह कहते हैं कि बड़प्पा के कारण वह लेखक के पिता को जो मंगल है वह एक अच्छा इज्जत देता था, एक अच्छा मानता था, लेकिन वह उनके साथ के जो अन्य जो चाचा थे लेखक के, वह तो उनके बराबरी के ही मानते थे, बराबरी के मानते थे। और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा। यानी वह लेखक से बड़ा था तो लेखक को तू यानी एक तू कर कर ही पुकारता रहा। किसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे, हलवाहों को मिलने वाले नित दिन की गालियाँ तो दूर की बात। यानी वह कहता है कि किसकी ज़ुबान पर ऐसे शब्द आए, किस में ऐसी हिम्मत है जो कि मंगर को भला बुरा कहे या उसके ज़ुबान को विरोध करे। वह वह कहता है, लेखक कहते हैं कि हलवा जो हलवा बेचने वाला जो दुकानदार है वह तो गालियाँ देता है, वह तो दूर की बात है, उससे ही बढ़कर जो है मंगर गालियाँ देता है। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी से चार चांद लगा दिए थे। यानी इसका एक ही कारण था कि वह मंगल जो थे वह किसी की बात नहीं सुनता था, तुरंत प्रतिरोध करता था, तुरंत उत्तर देता था। इसका एक ही कारण था, जो मंगल का जो दस्त पुष्टा अच्छा खासा हट्टा खट्टा शरीर, बलवान शरीर था, यानी वह उसको खुद में एक ऊर्जावान समझता था और उसमें जो भी है वह जो भी उसके घर में रोशनाई है वह मेहनत से आई हुई है, ईमानदारी से उसने कमाया है और उसमें चार चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 खट्टा खेत जोतता, मंगर 15 खट्टा जोत लेता और वह भी ऐसा महीन महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। यानी मंगल जो है वह हट्टा कट्टा था, तो यूं ही एक बहुत सारा काम करता था, खेत जोतता था और खेत ऐसी अच्छी तरह से जोतता था कि दोबारा उसको जोतने की ज़रूरत न हो। मंगर को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर 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 घूम आता और जिसकी ताक होती वहाँ हल लिए सुबह सुबह पहुँच जाता। यानी मंगर को बताना नहीं पड़ता कि कल तुम यहाँ जा उस खेत में जाकर हल जोतो, इस खेत में जाकर हल जोतो, वह उसको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर रोज़ वह शाम के समय ही किस खेत में हल चलाने की आवश्यकता है, किस खेत में हल चलानी चाहिए, यह सब कुछ वह शाम के समय भी देख कर आता था और सुबह जल्दी ही उठ हल और बैलों को लेकर वहाँ पहुँच जाता था। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी ज़रूरत नहीं। आम हलवाओं के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं और भी वे जी चुराते ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह आदर मंगर में
थी ही नहीं। यानी यह जो आदत थी, यानी जो दूसरे किसान यदि हाल जोतते हैं लोग, तो उसके सामने किसान को रहना पड़ता है और फिर भी जो हाल जो है वह ढिलाई के ऊपर से ही पकड़ते हैं, यानी उस हाल पर बल नहीं देते, और बल नहीं दिया तो वह मिट्टी में ज़्यादा अंदर तक गहराई तक हाल नहीं जाता है। तो इसके कारण वह मंगर जो कहते हैं, अन्य जो हलवा है यानी खेत जोतने वाले हैं, उनके पीछे पीछे किसान को रहना पड़ता है। लेकिन मंगर एक ऐसा हलवा है, ऐसा वह काम करता है कि किसान को उसके पीछे रहने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे किसान तो आज का काम कल के लिए छोड़ते हैं, मगर मंगर में वैसी आदत नहीं है। वह जो भी करता है पूरी ईमानदारी से सब कुछ अच्छा काम करता है। यूं ही रखवाली, चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की खलिहान में, चाहे बोझों की सिली हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चित सोया जा सकता था। यानी खेत में कई फसलों की रखवाली हो, चाहे वो हरा हो या सूखा हो या काटी हुई फसल हो, वह सब कुछ जो है जब मंगल रखवाली करता था तो निश्चित होकर लोग जो किसान है वह उसके जिम्मे पर छोड़कर सो जाता था, क्योंकि वह पूरे ईमान ईमानदारी से काम करता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, फिर क्यों न उसकी कद्र की जाए। यानी वह कहते हैं कि मंगर के सिवा दूसरा कोई और इतना ईमानदार मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो जो है उसकी ही कद्र क्यों ना करी जाए। मेरे बाबा कहते थे, मंगर हलवाह नहीं है, सवांग है। वह अपने सवांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था और जब तब लोगों को छिड़क भी देता था। यानी वह कहते हैं कि मंगर जो लेखक के पिताजी कहते हैं, मंगर जो है वह हलवाह नहीं है। यानी वह ऐसे मजदूर पैसे लेकर दूसरों के खेत जोतने वाला नहीं है। वह तो सवांग है। वह अपने सवांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता है। यानी वो उसका स्वभाव है कि वह कभी कभी रूठ जाता है, और रूठ जाने पर वह लोगों पर झिड़क भी देता है, यानी लोगों की बात का इनकार भी करता है और बोल देता है। उसके झिड़क सबके सिर आंखों पर उसका रूठना और उसकी मनौती होती। यानी उसकी झीड़ जो थी वह सबकी आंखों पर उठती थी, और उसका रुठ जाना और फिर मनौती होती थी, यानी फिर मानना। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई। यानी कभी कभी वो जो गुस्से में बात आगे बढ़ी जाती थी, ज़्यादा कुछ कहा सुना होता था। और एक दिन क्या बात हुई है, एक एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई थी। तो कहते हैं, दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। यानी एक दिन जो है काफ़ी कहा सुनी हुई हुई और दूसरे दिन वह मंगल जो है हल लेने आया ही नहीं। इधर से बुलाहट बुलाहट भी नहीं गई। यानी इधर से उसको बुला लाने के लिए भी कोई नहीं गया। रुपए है तब हलवा है, न होंगे कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया। यानी वह कहते कि पैसे है तो कोई भी हलवाहा खेत जोतने के लिए मिल जाता है, तो इसलिए कोई नया नया हल जोतने वाला लेकर खेत जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है, उन्हें रुपए है, 1000 हलवा है मिलेंगे। यानी कोई दूसरा आकर मंगर से कहता है कि मंगरू, उन्होंने तो दूसरा हलवाहा रख लिया है, दूसरा हलवा हल जोतने के लिए ले गए हैं। पैसा है तो बहुत सारे हलवाहा, हजारों लाखों 100,000 हलवाहा मिलेंगे, 1000 गृहस्थी मिलेंगे, यानी उनको 1000 लोग मिलेंगे काम करने के लिए। चल हमारा हाल जोत, तू जो कहेगा मज मजदूरी दूंगा। यानी दूसरा आकर कहता है कि उनके पास पैसा है तो पैसों के बल पर न जाने कितने हजारों हलवाह अन्य लोग भी हल जोतने के लिए ले जाएंगे। और वह कहता है कि तू चल मेरे साथ चल और मेरा हाल चलाएगा, मेरा हाल जोत, मैं तुझे जो भी तेरी मजदूरी है, जो भी तेरा मूल्य है मैं दूंगा। लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगल ने इसका जवाब दिया, और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मार कर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए। यानी वह कहते हैं कि मेरे सिर में जो दर्द है इसलिए मैं नहीं आ सकता, और उसके सिर में दर्द जब तक रहा तब तक लेखक के चाचा जी उसको बुलाने के लिए नहीं गए, तब तक वह जो है उसके सिर में दर्द रहा। यानी उसमें अंदर एक जो स्वभाव था, वह स्वभाव एक तटस्थ था, बदलने वाला नहीं था। क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उसके पैर में फाड़
लग गए। खेत में हल हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। यानी वह दूसरों को दूसरे हलवाह को खेत जोतने के लिए लगाया। उसने हल भी जोता, लेकिन जो बैलों के कंधे के छिलके निकल गए। इतना ही नहीं, बैलों के पैरों पर भी पैरों में फाड़ लगे। यानी पैरों जो हल का जो अंतिमतः टोक होता है, जो मिट्टी में जाता है, वह बैलों के पैरों में लग गया। उसको फाड़ कहते हैं। खेत में हल तो चला, खेत में हल तो जो हल चला, उस हलवाई ने हल चलाया, लेकिन ढेला हुआ यानी मिट्टी मिली नहीं। यानी एक अच्छी तरह से उसने हल चलाया नहीं और खेत अच्छी तरह से जोता नहीं गया। फिर खेत की आड़ पर बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारी देते रही है। तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जूते, मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। यानी फिर उसके पीछे ही लगे रहना हो, और उसके पीछे लगे रहने से, उसके कहने से तब कभी 10 कट्टा यानी कुछ थोड़ी सी ज़मीन जुतना हो जाता था। और मंगर जो था, मंगर को कुछ कहने की या कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। वह तो एक पूरे ईमान ईमानदारी से काम करता था। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मगर भीतर घर में बैठा है। यानी चाचा जी गए हैं और उनके घर के सामने खड़े हैं, लेकिन वह भीतर बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, आओ मान मान जाओ। यानी वो जो मंगर की पत्नी का नाम जो है भकोलिया है, और वह कहती है मंगर से कि मालिक आए हैं और खड़े हैं, तुम मान जाओ। कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मंगर ने चाची जी को सुनाकर कहा। यानी वह कहते हैं कि कह दो उनको, मालिक को, कि मेरे सिर में दर्द है। ऐसा कहने के लिए कहा। मालिक ज़रा इसके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। यानी उसकी पत्नी कहती है कि मालिक, इसके सिर में दर्द है, मालकिन से ज़रा इसके सिर के लिए तेल दिला देगा। भकोलिया हंसती हुई बोली, तू मुझसे दिल्लगी करती है। मगर मगर मंगर के शोर में नाराज थी। यानी वह मालिक को हंसते हुए कह रही कि इसके सिर के लिए मालकिन को तेल दिलवाने के लिए कहिए, लेकिन वह कहता है कि तू मुझसे दिल्लगी करती है, मजाक कहती है। और मंगर का जो शोर था वह नाराजगी का था। मंगर चलो, आपस में कभी कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। चाचा जी के शोर में आरजू मिन्नत थी। यानी लेखक के चाचा जी ही मिन्नत और आरजू कर रहे हैं कि चलो मंगर, जो हुआ भूल जाओ, वैसे मुझे माफ़ करो, वैसे गलती हो ही जाती है, ऐसा वे कहते हैं। और एक उसकी आरजू करते हैं, मिन्नत थी। आइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुताया है। यानी मुझे ले जाकर क्या होगा। यानी वह मंगर कहता है कि जो नया हलवा हल जोतने के लिए तुमने रखा था, उसी से वो हम खेत जोती है, उसी से हाल चलवाइए, मुझे क्या, ऐसा वह कहता है। आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी, क्यों ही नोक-झोंक मान मनोबल। फिर मंगर अपना हलवा का पहना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। फिर वह बोलता है और फिर नोक-झोंक होकर, थोड़ी सी बातचीत होकर मनोबल यानी फिर मान जाता है। और फिर मंगर आता है और वह हल लेकर पीछे पीछे जाता है, और उसके आगे चाचा जी पीछे पीछे जाते हैं। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने, इसे मंगर का खास खास इजारा समझिए। यानी वो जो आधी रोटी की बचत, यानी जो दूसरा रखते हैं तो आधी रोटी की बचत हो जाती है, और उसको खास कहते हैं। जहाँ गाँव भर में हलवाह को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। यानी अन्य जो हलवा है उसके लिए 1 रोटी दी जाती है, और मंगल को 1.5 यानी आधी रोटी ज़्यादा। और इसीलिए वो मंगर कहता है कि जो दूसरा हलवा रखेंगे तो उसको ये आधी रोटी की बचत हो जाएगी आपका। वह भी रोटी रोटी अन्न की हो, यानी जो भी रोटी है वह एक अच्छा अन्न की हो, एक अच्छी पक्की हो, उस पर कोई तरकारी भी ज़रूरी हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती। यानी मंगर जो है एक स्वाभाविक है, एक अच्छा है, और वह ईमानदारी से काम करता है। वो भी उसको रोटी दी जाती थी, वही एक कच्ची रोटी अच्छी, और उस पर तरकारी हो, सब्जी हो कुछ तो तभी वह खाता था। और नमक भी एक अच्छा कच्चा नमक नहीं था, एक पका हुआ नमक चाहिए था। और मंगर की शर्तें पूरी होती, क्योंकि वह काम भी उसी प्रकार करता था, इसलिए वह शर्तें भी उसकी पूरी होती थी। लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे क्या, अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता। यानी जो 1.5 रोटी मालिक के यहाँ से मिलती थी, वह 1.5 रोटी वह अकेला खाता था, या उसके अर्धांगिनी यानी पत्नी के लिए लाता था। नहीं, आधी के 2 टुकड़े
कर दोनों बैलों को खिला देता। यानी जो 1.5 रोटी मिलती थी, 1 रोटी वह खुद खाता था और जो ऊपर की जो आधी रोटी है उस आधी रोटी को 2 टुकड़ों में बांटकर 2 बैलों को खिला देता था। यो यहाँ आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती आती लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। यानी लेखक कहती कि वह जो आधी रोटी ऊपर की वह मेरे ही घर आती, क्योंकि वह उनकी ही बैलों को खिलाता था। महादेव मुँह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए यह बैल नहीं साक्षात महादेव थे। यानी मंगर कहता है कि महादेव मुँह ताके और मैं उनकी तरफ देखकर खाना खाऊंगा, भोजन खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, ऐसा नहीं। महादेव जो मंगल जो है वह बैलों को साक्षात महादेव का रूप मानते थे, इसलिए वह बैलों को आधी रोटी देते थे। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया। यानी एक आध बात जो है बात ज़्यादा बढ़ गई तो मंगर गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। यानी गांव में ही रहते लेकिन दूसरे के यहाँ वह काम के लिए, हल जोतने के लिए नहीं गया। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका, तब तीसरा गांव देखा। यानी वो दूसरे गांव में गया, वहाँ भी उसको बराबर काम नहीं मिला, तब उसने वह भी गांव छोड़ा और तीसरे गांव में गया और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कद्रदा उसे कहीं नहीं मिला। यानी फिर तीसरे गांव में गया और फिर वहाँ भी कुछ बना नहीं तो वह फिर उसी पहले की लेखक के ही गांव में आया और फिर उस जो लेखक के घर में उसकी कद्र होती थी वैसी कद्र उसको कहीं और किसी गांव में नहीं हुई। मंगर का स्वभाव रुका रहा है, किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई 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 चपटाई नहीं, नहीं दो टूक बातें चो टूक व्यवहार। यानी जो भी वह मंगर बातें करता था, मंगर का स्वभाव ऐसा था कि वह एक एक नारियल की तरह था, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। जो भी बात थी वह मुंह पर कहता था, यूं यह वह एक मन में निश्चल कोई कपट न रखता था। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा। यानी वह अन्य के प्रति जो है वह मंगर काम से काम रखता था, लेकिन लेखक के प्रति मंगर के नज़र में हमेशा स्नेह प्यार रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। यानी जो लेखक के जो बाबूजी थे, पिताजी थे, वह मंगर को बहुत मानते थे। अब भी कहता है मालिक, यह हमारे मंझले बाबू, वह मरे मेरी मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। यानी वह कहते हैं कि जो मंझले मालिक है वह तो है, उनकी तकदीर फूटी है, और कहते हैं कि मेरी जो है वह तकदीर फूटी है और मैं बचपन से ही टूअर हूँ। यानी मैं बचपन से ही ऐसा अज्ञानी हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया, और जब कुछ बड़ा हुआ मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता है। यानी जब लेखक की माताजी का निधन हुआ और पिताजी भी चल बसे, तब वह लेखक कभी ननिहाल वहाँ पर जाता था तो वह बचपन में माँ का निधन हुआ और पिताजी चल बसे तो वह मंगर के ही कंधों पर लेखक पले बड़े हुए हैं। और वह ननिहाल यानी मामा के गांव कभी लेखक जाते तो वह मंगर ही उसको कंधे पर बिठाकर पहुंचा जाते और लेकर आते थे। मैं एक छठी घोटी पर सवार, मंगर सिर पर सौगत की चीज़ें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे, जहाँ जहाँ नीच ऊंच ज़मीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊँ, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। यानी वो घोड़ी पर बिठाकर पूरा जो सामान है रख कर वह घोड़ी का लगाम पकड़े आगे आगे चलते थे और लेखक जो है घोड़ी पर बैठ कर जाते थे। कभी ऊपर नीचे ज़मीन आती थी तो वह बच्चा ऊपर से गिर ना जाए, इस भय से मंगर जो है वह लेखक को बाजू में जाकर पकड़ते थे, हाथों से पकड़ते थे। कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी रहा हो। यानी वो उस वहाँ का जो उस समय का जो बचपन का जो स्पर्श है मंगर के हाथों का, लेखक अभी भी वह अनुभव करते हैं, ऐसा वे कहते हैं। जो बड़ा होता गया घर से मेरा संबंध टूटता गया। यानी जो लेखक बड़े होते गए घर से संबंध टूटता गया, वह पढ़ाई के लिए, कामकाज के लिए घर से बाहर जाना पड़ा था शहर में। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। यानी वह कहते हैं कि मंगर को कहती कि मैं तो अपने ही खुद के ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब
लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता। यानी जब जब लेखक घर जाते थे छुट्टी में, तो वह मंगर को उसी रूप में और उसी पोशाक में देखते। कपड़ों से मंगर को वह शत रही है, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। यानी वह हमेशा जब भी कभी देखती तो मंगल जो है वो भगवे रंग का जो कपड़ा था वह कमर में लपटे रहता है। उसे धोतियाँ मिली है। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता बांधता क्या। यूं भी बाबा और चाचा साल में जब जब तब पुरानी धोतियाँ दिला दिला करते। यानी वो जो हर हर साल गोवर्धन पूजा के समय में उसको एक नई धोती दिया जाता था, तब तक वह बैलों को नहीं छोड़ता था। बैलों के सींगों में जो लटकन है वह बांधता ही नहीं था। और वह लेखक के पिताजी और चाचा जी साल के कभी भी वह पुरानी धोतियाँ उसको देते थे। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली है। यानी घर में कोई समारोह है, शादी ब्याह है, तो उसको लाल रंग की धोतियाँ दी जाती थी। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिर का ही श्रृंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। यानी जो धोती होती है, धोती से वहाँ लेखक की शादी में उसको लेखक की शादी में मंगर को कपड़े दिलाए गए, एक धोती और कुर्ता। तो वह धोती हमेशा मंगर ही सिर पर बांधा करता था, और कुर्ता तो वह पहनता ही नहीं था। कभी दूसरे के यहाँ, दूसरे गांव में या दूसरे के यहाँ संदेश पहुँचाना है और कहीं बाहर जाना है, तभी वह कुर्ता पहनता था। यो साधारण वह हमेशा नंगा धड़क रहता। और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता है। यानी वह हमेशा ही एक वह जो भगवा रंग का कपड़ा है वह कमर पर लपेटना, और जो कुर्ता है वह नहीं पहना, यानी कि नंगा बदन पर रहता था। और लेखक कहते हैं कि वही उसका जो बदन है वही दिखने में अच्छा लगता था। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। यानी लेखक कहते हैं कि मंगर का जो भी शरीर था वह खूबसूरत मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत, सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि में समझ नहीं पाता। यानी वो कहते हैं कि जो भी शरीर था उसका अच्छा था, काला लट्टू था, लेकिन खूबसूरत था। जो भी सौंदर्य था वह नेचुरल था, नैसर्गिक था, और वह समझने वालों को ही उसका सौंदर्य समझ सकता था, ऐसा उसका शरीर था। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। यानी लेखक कहते हैं कि मैं आज भी कहता हूँ, यानी मैं सुनिश्चित तरीके से कहता हूँ और माफ़ी भी नहीं मांगता हूँ कि यानी कोई उसको आपत्ति उठाए, तो लेखक कहती कि आपत्ति उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। मंगर का जो शरीर था वह काला काला कलूटा था, काला था, लेकिन शरीर एक संपूर्ण सुविकसित था। लेकिन उसका शरीर जो था एक संपूर्ण विकसित था। मानव पुतला जिस प्रकार उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार एक बनाई हुई मूर्ति जिस प्रकार उत्कृष्ट होती है, परिपूर्ण होती है, उसी प्रकार मंगर का शरीर था, नमूना था। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। यानी लगातार वह हर रोज़ मेहनत करता था, और मेहनत करने के बाद उसकी जो मांसपेशियों का जो विकास है, व्यायाम हुआ था, और एक अच्छे खासे उभर कर आए थे। आज भी देखिए, खेत खलिहानों में काम करने वाले किसान का शरीर जो है वह एक हष्ट पुष्ट धट्टा कट्टा पहलवानों की तरह रहता है। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहाँ जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए, बस उतनी ही यानी जितनी ही उसकी जो मांसपेशियाँ थी, जो भुजाएं थी, छाती थी, जितनी आवश्यक उस पर जो मांसपेशियाँ होनी चाहिए उतनी ही थी। न न कहीं मांस का लोदा, न कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती सिस्टम मुलर की आकृति का स्मरण हो जाता है। यानी लेखक कहते कि जो व्यायामशाला में जाकर भी एक जिम जाकर या व्यायामशाला में जाकर ही उतना अच्छा और एक
एक अच्छा और धष्ट-पुष्ट यूँ एक निरोगी शरीर नहीं मिलता, जो उतना वह प्राकृतिक यानी काम करते हुए व्यायाम होता था, उससे मंगर का शरीर अच्छा एवं हिमायती दष्ट-पुष्ट बन चुका था, यानी फिटनेस था। सेंडो के सैदानी उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं, यानी कोई निराश हो तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आज न वह देवी देवी रही, न वह कड़ाई रहा, मंगर वह नहीं रहा जो कभी था, यानी मंगर जो था, मंगर की पत्नी नहीं रही और वह मंगर भी पहले के जैसा अब नहीं रहा। गरीबी को वह अपने अपने अक्खड़पन से हमेशा धता बताए रहा, यानी कि अपने अक्खड़पन का जो अंदर जो अक्कड़पन थी उसके कारण वह गरीबी में बिताए रहा। लेकिन उम्र के पहाड़ों से वह अपने को बचा नहीं सका, यानी उम्र यानी कि समय, कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, समय सभी को उसका समय दिखाता है, तो उसी प्रकार समय भी उसके पास आता। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही और आज उस पर यह कहावत लागू है, यानी वह कहते हैं कि उसका जो शरीर है वह काम करते करते जर्जर हुआ है, थक गया है, और उस पर एक कहावत लागू होती है, सूखी हाड़ काट भई भारी, आपका दलबद हे व्यापारी। उसी प्रकार यानी जो सूखी हाड़ काट वही मारी, यानी शरीर जो है वह सूख कर केवल हाड़ का ही रहा है, केवल हड्डियाँ ही रहे, केवल फसलियाँ ही रहा है, और जो व्यापारी है वह ही लथपथ हुआ है, ऐसा वह उसके शरीर का मांस और मांसपेशियाँ ही नहीं नहीं गल गई है, उसकी हड्डियाँ तक सूख गई है। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया है, यानी पुराने जब वह अच्छा था, जब वह तरुण अवस्था में था, तब उसका शरीर जो गठीला था, एक अच्छा देखने जैसा था। आज वह शरीर बिल्कुल ढल चुका है और सिर्फ उसके शरीर में एक हड्डियां है, मानो एक चलचित्र जिस प्रकार निकालते हैं उसी प्रकार वह एक हड्डियों का ढांचा उसका शरीर बना है। बुढ़ापे के पहाड़ों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज़ का संग्रह मंगल ने कभी किया ही नहीं, यानी जो बुढ़ापे में जो सहारा बने ऐसी चीज़ का कभी मंगल ने संग्रह नहीं किया, यानी आपके बुढ़ापे में काम आने के लिए कोई जमा पूंजी या कोई पैसा उसने नहीं रखा। आज खाए और कल को झक्को ताको ताको गोरख संग न रखे, यानी आज जो है आज ही खा के जाए, आज का आज ही देखे, कल को कल देखा जाएगा, ऐसा वे सोचता था। का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा, कोई संतान भी नहीं, यानी वह उसने कोई भी जमा पूंजी है वह भी बचाई नहीं, और कोई संतान भी नहीं थी। एक जो बेटी थी उसकी शादी हो चुकी थी, जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकश में थे, यानी उसके शरीर में जो भी वह पसलियाँ थी, हड्डियाँ थी, वह बुढ़ापे में इस योद्धव के शरीर पर जो तीर छोड़े हैं, मानो वैसा उसका शरीर बनाया था। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम किए गए, यानी मंगर बूढ़ा हो गया तो उसको हल जोतने का काम नहीं हो रहा था, तो वह उसको अन्य कुछ हल्के फुल्के काम है वह करने के लिए दिए जा रहे थे। लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, यानी वह जो हल्के फुल्के काम है वह भी उसने ज़्यादा दिन तक नहीं किए। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले, लेकिन हलवा यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है। यानी लेखक कहते हैं कि जो हलवा यानी खेत में काम करने वालों के लिए पेंशन की हमारे देश में क्या पेंशन में हमारे देश जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनको पेंशन देने की योजना हमारे देश में कहाँ है, ऐसा वे कहते हैं। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है, यानी व्यक्तिगत तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है, यानी वह उसके अंदर और उसकी ये है तो कोई दया करे, कोई दया नहीं करता, और उसके जो भी दया करने वाला है उससे दूर दूर भागता है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए, यानी कोई उस पर दया करे, उसकी स्थिति देखकर उसको मदद करे, यह एक कोई नहीं था, एक वह सर्वथा अभाव ही रहा। इसके बदले आज भी वही बेसोल बातें, झड़प झड़प चिटकियों की आँच, जो पानी की क्या बात,
खून को भी सुखा दे। यानी आज भी वह जो पहले की जैसे जो बातें थी आज भी वह करता है। शरीर बूढ़ा हो गया है, सूख रहा है, फिर भी उसकी बातों में वही पहले की जैसी तीखी नोक-झोंक, एक आँच की ज़रा है। इसके बावजूद उतरता की स्वाति बूंदें कभी-कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भली ही बुझे। मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यानी स्वाति बूंद जब मृग नक्षत्र आता है तब पानी गिरता है और बारिश होती है। बारिश गिरने पर जो ज़मीन की प्यास प्यास है जो वहाँ बुझ जाती है और पपीहे की भी प्यास बुझ जाती है, मगर उस बारिश के बूंदों से जो मंगर की प्यास है वह नहीं बुझती थी। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झंझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। यानी वह कहते हैं कि उसकी अर्धांगिनी यानी उसकी पत्नी न होती तो आज तक जो वह मंगर है वह जीवित नहीं रहता। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वह जमुनिया रंग काली काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। यानी वह कहता है लेखक कि जो उसकी अर्धांगिनी पत्नी थी वह तो उसका एक अच्छा ख्याल रखती थी बुढ़ापे में, और वह जो है उसकी एक आदर्श जोड़ी थी। उसकी पत्नी भकोलिया और मंगर की जो जोड़ी थी अच्छी थी, और उसका जो रंग था एक जामुनिया रंग का था। तो लेखक कहता है कि मैं उस रंग को उस भकोलिया को काला कहकर उसका अपमान मैं क्यों करूं, ऐसा वह कहता है। दो ही दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान शय से बहुत कुछ वह बची रही। यानी उसको दो ही बच्चे हुए। जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है, यही कारण है मंगर झरझर हो गया। यानी बच्चे नहीं थे तो इसके कारण ही मंगर जो है वह झरझर होता गया। लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। यानी जो भकोलिया है वह एक चल फिर सकती है, कुछ हल्का फुल्का काम करके अपने पति का और खुद का गुजारा कर रही है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन झिझती जाती है। यानी वह भी जो है मंगर की पत्नी वह भी कितने दिनों तक काम करेगी, एक दिन वह भी थक जाएगी। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वाभाविक भी थी। यानी जो भकोलिया और मंगर की यह जो आदर्श जोड़ी थी, यह केवल एक शारीरिक ढांचा नहीं था, एक स्वभाव में भी था। वे भी दिन थे जब वह तम तम कर बोलती झटपट कर चलती। यानी ये एक ऐसे ही दिन थे जब वो भंकोलिया जो थी भकोलिया, वह भी एक अच्छी खासी थी, चल फिर सकती थी और फाड़ फाड़ बोल सकती थी। न किसी को जल्द मुँह लगती और न किसी की हैडी बर्दाश्त करती। यानी वह किसी के मुँह नहीं लगती थी, ज़्यादा नहीं बोलती, और कोई टोकता है तो वह बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। जिस किसी ने छेड़ा मानो काली काली सापिन के फन पर पैर रखा। यानी जिसने किसी पर भकोलिया पर गुस्सा निकाला या किसी ने छेड़ा, तो मानो जो काली नागिन के फन पर पैर रखा हो उस प्रकार वहाँ उसको झगड़ा करती या बदला लेती। लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुफकार मात्र थी। दंशक और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। यानी वह सिर्फ बोलती थी एक सुनाई देती थी, अन्य वह दंशक यानी कोई हिंसक वृत्ति वह नहीं करती थी, ऐसा वे कहते हैं। अ, पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती है। यानी पुरुषों के बावजूद भी स्त्रियां जो है परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल सकती है, ऐसा लेखक बताते हैं। इसका उदाहरण यह भकोलिया है। मंगर आज भी है, मुँह का बेसोल या फूहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। यानी वो कहते हैं कि स्थिति इस प्रकार आई है, बूढ़ा हो गया है, फिर भी मंगर वही उसके शब्दों में उसकी बातों में वही बातें हैं, पहले के जैसे ही कड़वाहट भरी गुस्से भरी बातें हैं। लेकिन जो भकुलिया है वह स्थिति के अनुसार बदल चुकी है और वह स्थिति को अपने अंदर समाये गई है। किसी का बच्चा खेला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात पात दिया, किसी का पानी भर दिया,
और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। यानी वह कोई किसी का जो काम है छोटा मोटा वह उसको करने योग्य है, उसमें किसी का कुटान पिसाना यानी कोई किसी का कुछ कुटना, किसी के बच्चों को खिलाना, संभालना, कुटना, पानी भरना, गोबर पातना, और इतना ही नहीं, उसमें से जो कुछ भी मिलता था वह पहले मंगर को खिलाना और उसमें से जो बचता है वह फिर खुद खाती थी। किंतु इतना इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है। यानी इतना कुछ करती है फिर भी मंगर उसको डांटता है, फटकारता है। यानी उसका जो स्वभाव है बोलने का, बात करने का, वह वही है। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी सपड़ अब ज़्यादातर इसी पर झाड़ता है। यानी जो भी पुराना गुस्सा है वह सभी का जो गुस्सा है वह मंगर आप उसकी पत्नी भकोलिया पर ही निकालता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगल मंगल जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पार साल उसकी और दुर्गति कर दी। यानी वह जो उसी पर डांटता रहा और वह भगवान ने ही पार साल उसकी दुर्गति कर दी। उसे जोरों से अधकपारी उठी उठी भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दालचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप करके ललाट पर रख दिया। यानी उसको उसको एक ज़्यादा बुखार आया और बुखार आने पर उसने जो किसी से यहाँ से जो दालचीनी मांग कर लाई और फिर वह बकरी के दूध में मिलाकर उसके माथे पर लगा दिया। बाई बाई पुटपुटी बाई पुटपुटी पर और आँख पर भी लगा दे। यानी वह कहती कि बाई पुटपुटी और आँख पर भी लगा दे। मंगल ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर रहा भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। यानी जहाँ जहाँ लेप लगा है वहाँ वहाँ एक दूसरी ही जलन उत्पन्न हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आँख ले ली। यानी वह जो लेप था वहाँ पर जख्म हुई, जलन हुई और फिर जख्म हुई और उस जख्म के कारण एक आँख चली गई। जब मैं घर गया बबुआ जी मेरी एक आँख चली गई, मैं काना हो गया। यानी वह कहने लगी, जब लेखक गए तो लेखक को कहने लगी बबुआ जी मेरी एक आँख चली गई और मैं काना हो गया। कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढाटत से रहा था, लेकिन मेरा हृदय, यानी मंगर को पहली बार लेखक ने रोता हुआ देखा और वो लेखक देखते रह गए। और विपदा अकेली कब रही, यानी जो विपदा जो है, आने वाला जो संकट है वह अकेला कब रहा है। पिछले माघ में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिराभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। यानी वह माघ में माह होता है उसमें लेखक घर गए और सुबह हुई, लेकिन लेखक जो है वह आंख बंद करके वही रजाई में पड़े रहे। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम सी आवाज़ होती, यानी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गिर रहा है ऐसी आवाज़ हो रही थी। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के ताल के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यानी लेखक ने रजाई सिर से उठाकर रजाई में से झाँक कर देखा कि एक जो अस्थि का, यानी जो हड्डियों का जो पिंजरा है वह वहाँ पर बैठकर उठने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है। यह क्या, चौंक कर उठा, उस ओर बढ़ा। यह तो मंगर को अर्धांग मार गया है। यानी लेखक ने देखा और चौंक कर उठा और जाने के बाद यह तो मंगर है और मंगर को जो अर्धांग वायु कहते हैं वह हो गया है, उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा है। देखा आंखें सजल हो उठी, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, यह कैसी चोट लग रही होगी। यानी वह कहते हैं कि मंगर लेखक को कि तुम पड़े क्यों नहीं रहते, एक जगह पर पड़े ही क्यों नहीं रहते, ऐसे क्यों कहते हो और चोट क्यों लग रही है। पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मंगल ने जवाब दिया। फिर मंगल ने जवाब दिया कि पड़े पड़े ही एक जगह लेट लेट कर भी मन ऊब जाता है, उदास हो जाता है, ऐसा जवाब दिया। ऊप नसें ढीली पड़ गई, सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुंध पछाड़ खा गिर पड़ती है। कैसा करुण दृश्य। यानी फिर भी वहाँ खून का आखिरी कतरा है, फिर भी उसके अंदर जो बोलने की, बात करने की यह है वह हमेशा ही है। तो यहाँ पर आकर जो है वह
जो रेखा चित्र है मंगरू वह समाप्त हो जाता है। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।